गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग एक ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जीव जगत के लिए या लिविंग सेल्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कोई सेल या कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो एक लिविंग सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। अब आप समझ गए होंगे कि उस बायोमॉलिक्यूल्स का नाम क्या है। तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। बचपन से हम लोग इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। जब से हम लोगों ने विज्ञान पढ़ना शुरू किया है तब से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? वास्तव में यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसका निर्माण प्रकृति में या आप कह सकते हो कि धरती पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इसको हम लोग आज यहाँ जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहना उचित होगा इनको, क्योंकि यही एनर्जी देते हैं। इन्हीं का जो है एक लिविंग सिस्टम में, एक लिविंग सेल्स में बाय एनारोबिक और बाय एरोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन के अथवा ऑक्सीजन के, इन्हीं का विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तभी ऊर्जा मुक्त होती है। और जिस ऊर्जा को एटीपी के अणुओं में संग्रहित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वास्तव में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको हमने बताया कि ये फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत इनका संश्लेषण होता है, पौधे ही करते हैं या हरे पौधों के हरे भाग ही करते हैं। वहां पर क्या होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराया जाता है। प्रेजेंस में रेडिएंट एनर्जी अर्थात H और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, जिसको आप लोग ग्लूकोज कहते हो, ग्लूकोज कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन भी मुक्त होता है और जल भी बनता है। तो ये प्रक्रिया जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज
जिसका फार्मूला C6H12O6 है, का निर्माण करते हैं, वही ग्लूकोज बाद में जाकर के बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। तो होता क्या है, यही जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 12 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 6O2 और 6H2O का निर्माण हो जाता है। ये बाहर वायुमंडल में आ जाता है क्या, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने 6 लिया है, वास्तव में ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो सूर्य की ऊर्जा थी या जो लाइट एनर्जी थी, उसको बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तब जाकर के ये एनर्जी जो रेडिएंट एनर्जी, जिसको मैंने एच न्यू प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी के निरूपित किया है, यहाँ पर देखिए एच न्यू या लाइट एनर्जी, ये इसमें ट्रैप हो जाता है, इन बॉन्ड्स में आ जाता है, इन बॉन्ड्स में। और फिर यही जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने को कई तरह से परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करता है। अब बात ये आ गई, प्रश्न ये आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते कैसे हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे, तो वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम करेंगे, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन नेचर। प्रकृति में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड, दूसरे को हम कहते हैं ऑलिगोसेक्राइड, सेक्राइड्स, और तीसरे को कहते हैं पॉलीसेक्राइड। इतने तरह। मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होता है और कितने तरह के, ये फिर कई प्रकार के होते हैं। जैसे मुख्य रूप से इसमें हेक्सोज आते हैं या हेक्सोजेस, और फिर पेंटोज, हेक्सोज एंड पेंटोज। हेक्सोज में कौन कौन है? हेक्सोज में मुख्यतः ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है और मैनोज है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये चारों जो है हेक्सोज होते हैं। फिर पेंटोज में कौन है? पेंटोज में जो फेमस पेंटोज हैं, उनमें आप नाम सुने होंगे, उनमें राइबोज और जाइलोज, ये 2 मुख्य हैं। और कंसीडर करने के लिए हम लोग डीऑक्सीराइबोज को भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज। तो अब यहां देखिए आप कि मोनोसेक्राइड्स में जो हेक्सोज हैं,
इनका एक जनरल एम्पिरिकल फार्मूला है, उसको कहते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं CnH2nOn ऐसे। अब सबके जितने भी हैं उनको कहेंगे C6H12O6, ये सभी एक जैसे, सबका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसे होगा। फ्रुक्टोज भी ये होगा, गैलेक्टोज होगा और मैनोज होगा, ये सब। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे पता करते हैं डिफरेंस? तो बेसिकली जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक एल्डोज शुगर होता है, इसको एल्डोज कहते हैं, और फ्रक्टोज जो है एक कीटोज शुगर होता है, कीटोज। अर्थात ग्लूकोज में CHO ग्रुप पाया जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे, इस तरह से। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसको आप निरूपित कर सकते हो। और जबकि कीटोज में ये ऐसे होता है, कीटो ग्रुप इसमें होता है, या ऐसा, इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है। तो मोनोसेक्राइड्स ही आपस में जुड़ करके ऑलिगोसेक्राइड बनाते हैं और पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। कहाँ ये मिलते, कहाँ पर हैं, किस जगह प्राप्त होते हैं? तो फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है, ग्लूकोज शुगर में पाया जाता है, गैलेक्टोज मिल्क में पाया जाता है, मैनोज माल्ट में पाया जाता है। अंकुरित जो बार्ली होता है उसमें जो है माल्टोज नामक शुगर पाया जाता है, उसी का कंपोनेंट है मैनोज, एक मोनोसेक्राइड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें ऑलिगोसेक्राइड्स क्या हैं और पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं। तो ऑलिगोसेक्राइड वास्तव में ये 2 से लेकर के लगभग 10 तक जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं, 2 से 10 तक। और उदाहरण के लिए अगर ऑलिगोसेक्राइड्स को देखें तो इसमें कई ऐसे मिलेंगे, जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, एटसेट्रा। अगर डाइसेक्राइड पे फोकस करें कि डाइसेक्राइड्स कौन कौन है, तो आप पाएंगे कि डाइसेक्राइड में सबसे फेमस है शुगर या सुक्रोज। उसके बाद आपने नाम सुना होगा मिल्क शुगर, लैक्टोज। फिर अभी हमने बताया माल्टोज, ये बहुत फेमस डाइसेक्राइड है, और भी बहुत है, लेकिन आपके लिए इतना कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये बनते कैसे हैं। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के साथ जुड़ता है तो बनाता है सुक्रोज। उसी तरह से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब गैलेक्टोज के साथ जुड़ता है तो बनाता है लैक्टोज। ऐसे ही जब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं माल्टोज। तो एक डाइसेक्राइड्स वास्तव में 2 मोनोसेक्राइड्स के यूनिटों के जुड़ने से बनता है।
तो इनका जो मोनोमर है वो मोनोसेक्राइड्स। और कैसे ये जुड़ते हैं इसको देखिए आप। इनके जुड़ने का तरीका क्या है? एक मोनोसेक्राइड एक दूसरे मोनोसेक्राइड से किस प्रकार जुड़ता है, यहां देखिए। एक रिंग स्ट्रक्चर, जब भी जुड़ेंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर में ही जुड़ेंगे। ये तो ये रिंग स्ट्रक्चर है। यहां कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ और इससे जो है कार्बन सिक्स्थ यहां ऐसे। और फिर ये इनके अपने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस तरह ऐसे। तो एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जब रिएक्ट करता है तो इस तरह से देखिए, इसका पहला कार्बन अर्थात अल्फा कार्बन और इसके जो है चौथे कार्बन से, अगले के चौथे कार्बन से ये मिलेगा। ये फोर्थ कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप H और फिर इनके भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप H लाइक दिस, यही ऐसे। ठीक, तो ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं और दोनों यहां मैंने ग्लूकोज लिया है। अब ये दोनों ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़ेंगे? एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे के हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही रिएक्ट करेगा। आइए देखते हैं, ये जैसे ऐसे इसको ऐसे इस तरह कर लीजिए ऐसे। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहां दोनों के बीच में केवल एक ऑक्सीजन रह जाता है ऐसे, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है जैसे ये है। तो इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन ऐसे शेयर हो जाता है। इस बॉन्ड को, जो ये फॉर्मेशन हुआ, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ऐसे ही बहुत सारे। ये बना कैसे पोजीशन में? अल्फा ये था इसमें, तो ये 1,4, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह। तो ऐसे ये जुड़ते हुए चले जाते हैं और बना लेते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटाहेक्सा या पॉलीसेक्राइड। तो जब भी फॉर्मेशन होगा तो ये रिंग स्ट्रक्चर में होगा, लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं होगा, और इस तरह से बनते हुए चले जाते हैं। तो ये ऑलिगोसेक्राइड फिर बाद में ये पॉलीसेक्राइड्स में परिवर्तित हो सकते हैं अगर आवश्यकता है तो इस तरह से ये कहानी रही कार्बोहाइड्रेट्स की। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।